हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये वाला जो चैप्टर है वो दो चैप्टर्स को मर्ज करके बनाया गया है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 2 के आपको सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, पर जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपको पूरा करना है। जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा का मतलब है टाइम पीरियड, और ऐसा टाइम पीरियड था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे कि कांग्रेस जो है वो लगातार जीतती जा रही थी और ऑपोजिशन में कोई इतनी ज्यादा खास कोई पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को टक्कर दे सके। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 में। तो अभी ये जो चैप्टर 2 है इसके 2 पार्ट्स आने वाले हैं और चैप्टर 5 के 4 पार्ट्स आने वाले हैं। तो आप ऐसे मत समझना कि पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया एक ही चैप्टर है। आप जब चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 देख लोगे, 2 पार्ट्स, सो फील कि मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया है, नहीं तो आपको लगेगा कि ये पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम तो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। इसलिए आप इसे 2 चैप्टर्स में ही ध्यान में रखो कि 2 चैप्टर्स है, मैंने ये 2 चैप्टर्स करने हैं। तो आपको ऐसे कम स्ट्रेस होगा कि ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ठीक है। चैप्टर 5 के हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जो वन पार्टी डोमिनेंस वाला चैप्टर है दैट टॉक्स अबाउट द चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। हमने पढ़ा था कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं थी, हमें वो क्रिएट करनी थी अपनी कंट्री में, उसकी फाउंडेशन रखनी थी। तो अभी जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है मैंने उसे पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया है। आपको पता है 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए तो सबसे पहला सवाल उठा कि पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जा चुकी है उसके बाद वाली गवर्नमेंट कैसी हो। ज्यादातर जो वर्ल्ड वाइड लोग हैं वो कहते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट होती है वो नॉन डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, जैसे कि नॉमिनल डेमोक्रेसी, जहां पे नाम के लिए ही सिर्फ डेमोक्रेसी है, वन पार्टी रूल, आर्मी रूल। इस तरीके की जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके की गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक रूल जो है वो नेशनल यूनिटी को संभाले रखता है। आपको पता है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी तो हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा वायलेंस हो रही थी, राइट। और ये लोगों को कहना है कि अगर हम ऐसा स्ट्रिक्ट रूल जो है वो लागू कर दें, एक पार्टी का रूल, आर्मी रूल, तो हमारी कंट्री जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। और अलग अलग जो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम, हम अपने आप को इंडियन नहीं समझ रहे थे उस समय पे, वी वर थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स एज मुस्लिम्स और हिंदूज, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था, उसे कम करने में जो है सहायता मिलेगी। अब ऐसा होता है कि कई कंट्रीज जो है नॉन डेमोक्रेटिक रूल को ही फॉलो करना शुरू कर देती हैं। और ये जैसे मान लो वन पार्टी रूल शुरू हो गया, वो कहेगा कि वी आर प्रॉमिसिंग यू द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन वेरी सून कमिंग टाइम। पर ऐसा होगा नहीं, बहुत मुश्किल होता है कि हम आर्मी रूल को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दें। तो अब हम देखेंगे कि हमने क्या किया। इंडिया ने कहा कि हम डेमोक्रेसी को ही फॉलो करेंगे, यानी कि लोगों द्वारा जो है चुनी जाएगी वो गवर्नमेंट, और वो इलेक्शंस द्वारा हर 5 साल बाद बदली जाएगी, राइट। तो इंडियन जो लीडर्स हैं उनका कहना था कि डेमोक्रेसी सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स। पॉलिटिक्स उनके लिए सिर्फ पावर या कंपटीशन नहीं था, उनका कहना था पॉलिटिक्स के थ्रू हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, हम लोगों के भले के लिए काम करते हैं। और इसी के चलते हुए हमने डेमोक्रेसी को फॉलो किया और हमने अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये जो है 3 डेट्स आपको याद रखनी है। अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949। उसके बाद आपको पता है रिपब्लिक डे जो है हमारा 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो गया था, इफेक्ट में आ गया था। उससे 2 दिन पहले क्या हुआ था, सभी जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने साइन किया था कि हाँ हमने ये बनाया है, ठीक है। तो सिग्नेचर वाला काम 2 दिन पहले हुआ था, 1950 में दोनों हुए थे। और अडॉप्ट हमने किया था 26 सेम है नवंबर 1949, ये जो है 49 में हुआ था। तो ये तीनों डेट्स आप याद रखेंगे। और आपको ये बात याद रखनी है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो इसके हिसाब से हमें अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, जो इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट हुई है। तो पहले हमारी इंटरिम गवर्नमेंट होती थी, यानी कि वो
सिलेक्ट लोगों ने नहीं कर रखी थी, ठीक है, जिसमें नेहरू और दूसरे लीडर्स थे। उसे पहले की गवर्नमेंट जो अभी 47 से 50 तक थी, 1947 से 1950 तक, वो उसे इंटरिम गवर्नमेंट बोलते थे। तो अब कहा गया कि 1950 में अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, तो एक इलेक्शन कमीशन बनाई गई जनवरी 1950 के अंदर ही। मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसी महीने में जो है इलेक्शन कमीशन भी बनी थी। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? इलेक्शन को करवाना। तो इनके फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं जो उसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सुकुमार सेन। और आपसे कोई और एक और एडिशनल क्वेश्चन पूछ लेंगे तो एक एक नंबर का दोनों हो जाएगा। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम 1950 में ही करा लेंगे, यानी कि जनवरी में बनी है तो इन्हें लग रहा था कि हम कर लेंगे इलेक्शन, ठीक है, 1950 में ही कर लेंगे। पर अभी आप देखोगे कि 2 बार पोस्टपोन हुआ आपका इलेक्शन। क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो बीच में दिक्कतें आई इलेक्शन कमीशन को, वो हम सारी पढ़ेंगे। ये जो है आपको 6 मार्क में भी आ सकते हैं, 2 मार्क में भी आ सकते हैं। सबसे पहली बात है पॉपुलेशन, हम एक बहुत बड़ा देश है, आपको पता है। फिर हमने डिसाइड किया था वी विल फॉलो द रूल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो एडल्ट हो चुके हैं उनकी कुछ एक एज मान लो, ठीक है, उस एज से ऊपर के सारे लोग जो है वो वोट डालने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस अकॉर्डिंगली हमारे 17 करोड़ वोटर बन रहे थे, ठीक है, मतलब 17 करोड़ लोग जो है वोट डालने आएंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से सिर्फ 15% लोग जो है वो लिटरेट थे। लिटरेट का मतलब है जिन्हें पढ़ना और लिखना आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 85% लोग जो हैं उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, ये एक प्रॉब्लम थी। तो इलेक्शन कैसे कराया जाए, ठीक है, ये दिक्कत थी। और यूरोप में उस समय में सारी कंट्रीज में सारी विमेन को वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। पर हम इतने महान देश में हैं कि जिन्होंने फर्स्ट जनरल इलेक्शन में भी सारी विमेन को ये वोटिंग राइट दिया था, ठीक है, जो एक सर्टेन एज से ऊपर की एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होगी बात की इलिटरेट 85% लोग हैं तो उनसे कैसे इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करवाएं, ये एक दिक्कत है। पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। फिर उसके बाद पूरी कंट्री की डीलिमिटेशन करनी थी हमने। डीलिमिटेशन का क्या मतलब होता है कि हमने पूरी कंट्री को अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना था। आपको पता होगा कि ऐसे होता है, ये वार्ड नंबर, इस ये वाले लोग ये वाला एरिया इस वार्ड में आते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर इलेक्टोरल रोल बनाना था, यानी कि वोटर्स की लिस्ट बनानी थी, ये जो 17 करोड़ लोग हैं वो, ठीक है। अब ये जो अब हम रोल बना रहे थे इलेक्टोरल रोल, उसमें क्या दिक्कत आती है? देखो 40 लाख महिलाओं का नाम जो है किस तरीके से लिखा गया? वाइफ ऑफ डैश, यानी कि उसकी पत्नी, डॉटर ऑफ डैश, उसकी बेटी। तो मतलब कि विमेन की आइडेंटिटी हमें पता ही नहीं, उनका जो है मेल जो घर के जो भी बड़े हैं उनके नाम से रिलेट करके ऐसे लिस्ट बना दी कि अच्छा इस परिवार में इसकी बेटी है, अच्छा ये इसकी बीवी है। तो मतलब नाम नहीं थे उसमें प्रॉपर। तो इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज कर दिया कि 40 लाख जो नेम्स हैं इन्हें रिवाइज करके लिखे जाएं बिल्कुल सही, उनके खुद के नाम होने चाहिए। तो अभी मतलब काम हो गया था पूरा एक तरीके से, पर इलेक्शन कमीशन ने कहा दिस इज नॉट राइट, ठीक है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो वैसी होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है ऐसा बड़ा इलेक्शन हो रहा था, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि 17 करोड़ लोग जो हैं एक पार्टी को चुनने के लिए, ठीक है, एमपीज को चुनने के लिए जो है वोट डालेंगे। तो वो सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा काम था। फिर 32 एमएलए सिलेक्ट होने थे और 489 एमपीज लोकसभा के सिलेक्ट होने थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेट इलेक्शन और सेंटर का इलेक्शन इकट्ठा होना था, ठीक है, तो वो भी डबल काम हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अब इस इलेक्शन को आराम से कराने के लिए 3 लाख
ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया। ठीक है, तो इसमें भी समय लगेगा। अब जो बहुत सारे लोग थे ऐसे जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे कि विमेन को भी राइट दे दिया, इतने बड़े लार्ज स्केल पे इलिटरेट पीपल से ये वोट डलवाएंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। जैसे एक इंडियन एडिटर ने कहा, दिस इज बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। आज तक ऐसा जुआ जो है कभी खेला नहीं गया, कि एक तरह से सट्टा है, पता नहीं चलेगा, पता नहीं हो पाएगा कुछ, लोग कैसे वोट करेंगे, ऑल ऑफ दिस। तो अब हम देखेंगे कि इन सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी क्या रिजल्ट आएगा। तो ये जो इलेक्शन हुआ दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, तो अभी ये जो इलेक्शन है वो अक्टूबर 1951 से फेब 1952 के अंदर हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंट्री के हिस्सों में होना था, पूरी स्टेट्स में होना था। तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक हुए इलेक्शन, पर इन्हें बोला जाता है 1952 के इलेक्शन। क्यों? क्योंकि जनवरी 1952 में सबसे ज्यादा वोट्स जो हैं वो पड़ी थी, सबसे ज्यादा इलेक्शन का काम हुआ था, इसलिए इसे 1952 का इलेक्शन बोला जाता है, 1951 का नहीं। ठीक है, अब एक ये लैंडमार्क था, वी शुड बी प्राउड, कि जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन मतलब जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद होने इलेक्शन, ठीक है, हमारे देश में 5 साल के बाद होते हैं। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था वो आज तक कभी भी कहीं नहीं हुआ था इस तरीके का इलेक्शन। ठीक है, तो ऐसे कहा गया क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे इलिटरेट लोग भी थे, तो इसलिए कहा गया जो डेमोक्रेसी है वो कहीं पर भी एनीवेयर इन दी वर्ल्ड प्रैक्टिस की जा सकती है। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए आपको ऐसा नहीं जरूरी कि आप बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटी हो, बहुत ज्यादा जैसे यूएस जैसे कंट्री हो। ठीक है, इस तरीके का कुछ हमने वो चीज को तोड़ा कि देर इज नो नीड ऑफ थिंग्स लाइक दैट, पर लोगों के पास समझ होनी चाहिए, है ना, जो हमारे पास ऑलरेडी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा सक्सेस है, क्योंकि जो लोग खड़े हो रहे थे इलेक्शन में कैंडिडेट्स, वो भी ऑन एन एवरेज 4 कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ रहे थे, और जो वोटर हैं वो भी 50% से ज्यादा वोट करने आए थे, यानी कि 17 करोड़ में से 50% से ज्यादा लोग आए थे। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी थे, हारने वालों को पहले ही पता था हम हारेंगे, और स्पेक्टिक्स जो हैं यानी कि जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उनका मुंह खुला का खुला रह गया, दे वाज सरप्राइज्ड बाय दिस। ठीक है, विक्ट्री ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे ईवीएम मशीन की। ईवीएम क्या मतलब, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब आप जब 18 के हो जाओगे, यू विल गो टू वोट। ठीक है, तो उसमें एक मशीन होती है जिसे ईवीएम बोला जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अब यूज की जाती है। पर पहले कैसा होता था? पहले 2 इलेक्शंस में क्या हुआ, देखो ध्यान से समझ लो। एक स्टील का बॉक्स जो है वो क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर एक तो आपकी पार्टी का जो है सिंबल बना दिया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर नंबर कहीं पे भी मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि यहीं पे लिखा जाएगा, मैंने आपको विजुअलाइज करने के लिए ऐसा बनाया है। नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर लिख दिया जाएगा और पोलिंग बूथ का नंबर लिख दिया जाएगा। फिर जो पार्टी का तो सिंबल हो गया, जो इंसान खड़ा हुआ है उसका नाम उर्दू में, हिंदी में और पंजाबी में लिख दिया जाएगा। तो ऐसी इलेक्शन कमीशन ने 20 लाख स्टील के बॉक्स क्रिएट किए। ठीक है, तो अगर आप अब मान लो आप पहले जनरल इलेक्शन में देने जा रहे हो, तो आपको कैसा मिलेगा? आपको मान लो 4 बंदे खड़े हैं। ठीक है, आपको 4 स्टील के बॉक्स मिलेंगे और उनके ऊपर उनकी पार्टीज के साइन मिलेंगे। तो आपको एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाएगा। ठीक है, आपको जिस भी बंदे को वोट डालनी है, जिस भी पार्टी को डालनी है, उसके बॉक्स में आपको वो डाल देना पेपर। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉप दैट ब्लैंक बैलेट पेपर इनटू द स्टील बॉक्स ऑफ दैट पार्टी जिसे आप जिताना चाहते हो। राइट, अब पहले 2 में ऐसा ही हुआ। अगले 40 साल में, यानी कि अभी फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1952 के अंदर। सेकंड कब हुआ? 1957 के अंदर। ठीक है, ये जो है इलेक्शंस में ये वाला सिस्टम चला। उसके बाद जो 1962 का इलेक्शन है उससे शुरुआत होते हुए आपको क्या करना था? आपके पास आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको 4 पार्टीज के नाम या बंदों के जो भी खड़े हुए हैं उनका मतलब आपको नाम होगा। आपको जिसको भी वोट देनी है ना, उसके नाम के सामने स्टैंप लगा के एक बॉक्स के अंदर डाल देनी है। ठीक है, तो ऐसा चला अगले 40 साल के लिए। उसके बाद 1990s के अंत में क्या हुआ? ईवीएम आने शुरू हो गए, और 2004 के अंदर क्या हुआ? पूरी देश भर में ईवीएम यूज होने शुरू हो गए।
अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस जो है वो जीतती गई और वो कितने सीट्स से जीत रही थी दूसरी पार्टी से। तो टॉपिक का नाम है कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो 3 जो पहले जनरल इलेक्शंस थे उसमें कांग्रेस कैसे जीत रही थी। अब उसके सबसे पहले आप रीजन समझ लो। सबसे पहला रीजन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर आप कह सकते हो कांग्रेस, आईएनसी बोल सकते हो। ठीक है, जीत रही थी क्योंकि ये नेशनलिस्ट मूवमेंट से ही, आपको पता है कि हमारा स्वतंत्र भारत करने के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, तो तभी से लोग इन्हें जानते थे। दूसरी बात थी कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि अगर आपको सेंट्रल लेवल पे अपनी पार्टी को खड़ा करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सारी स्टेट्स में आपकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, आपके लोग जो है कनेक्टेड होने चाहिए, एमपी वगैरह है ना, उसके इलेक्शन में खड़े होने के लिए। तो कांग्रेस के पहले पास ये पहले से ही था। उसके बाद नेहरू जो है वो पीएम के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। ठीक है, लोग बहुत पसंद करते थे। उसके बाद जो वन ऑफ द रीजन है, जो आज तक रीजन होता है किसी कोई भी पार्टी मेजोरिटी में आ जाए, वो रीजन है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। आप मान लो आपकी 2 मेन पार्टीज थी जो आपकी जगह पे लड़ रही थी। ठीक है, एक मान लो कांग्रेस, दूसरी मान लो सोशलिस्ट पार्टी। आपकी कांग्रेस को, आपकी नहीं मतलब कांग्रेस को कितना मिला, 9031 वोट्स मिल गए। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी को एक कम वोट मिला, 9030 वोट्स। अब एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, जिसके सबसे ज्यादा आगे, चाहे वो 1 वोट से ज्यादा है चाहे वो 1000 वोट से ज्यादा है, वो ही वाली पार्टी जीत जाती है। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हो सिर्फ 1 वोट ने क्या कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। अगर इसके पास आ जाती वो, शायद ये जीत जाती। तो आप देखोगे कि कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के कंपैरिजन में कि कांग्रेस को पहले जनरल इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 45% वोट मिले थे। ठीक है, पर इसे सीट्स कितनी मिली, 74%। सीट का मतलब देखो क्या है, आप मान लो ये इंडिया है। ठीक है, इसे हमने ऐसे 9 सीट्स में डिवाइड कर दिया। अब मान लो यहाँ पे कांग्रेस को इस तरीके से जो है वो कांग्रेस जीत गई। ठीक है, वोट तो शायद इन्हें बहुत कम कम मिले हैं, आप देख सकते हो इसे शायद 50% मिले हैं। ठीक है, मान लो, और इसे भी ऑलमोस्ट 50% मिले हैं। ठीक है, मान लो टोटल इन दोनों को प्लस करके ही बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसके सिर्फ 1 वोट है, 50% लोगों ने ही इन्हें वोट किया है, पर सीट किसकी होगी, कांग्रेस की। ठीक है, तो इसी की वजह से आप चाहे एक एक वोट से जीतते जा रही है कांग्रेस, मान लो एक एक वोट से जीतती जा रही है, तो सीट कितनी ज्यादा होगी देखो इनकी, कांग्रेस की, क्योंकि वो चाहे 1-2 वोट से जीत रही है। वैसे ही बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, ऐसा मत समझना कि हर एक जगह 1-1 2-2 से जीतता है, पर मैंने आपको सिंप्लीफाई करके समझा दिया कि चाहे वोट्स कम पड़ रही हैं पर सिर्फ आपको जीतना मैटर करता है, आपको सबसे ज्यादा आगे बढ़ना मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से आपको सीट्स मिलती जाती हैं। तो इसकी चक्कर में कांग्रेस को जो है 45% वोट मिली थी और उसकी वजह से ये 74% सीट्स जीत गए थे। और सोशलिस्ट पार्टी को 10% सीट वोट्स मिल रहे थे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, चाहे इसने इतनी सारे वोट ले लिए पर सीट तो नहीं मिली ना। तो वोट इतने सारे थे इसके 10%, पर 3% से भी कम जो है सोशलिस्ट पार्टी को पहली फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सीट्स मिली थी। तो आपको आई होप समझ में आ गया हो। अभी जो नेक्स्ट 2 जनरल इलेक्शन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में क्या हुआ, लोकसभा के अंदर 489 सीट्स थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसे 364 सीट्स मिल गई, और जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसे 16 सीट मिली थी। मतलब ये सेकंड नंबर पे थी पार्टी जिसे सबसे ज्यादा मिले थे। ठीक है, तो आप फर्क देख सकते हो, तो कितनी ज्यादा उससे आपकी कांग्रेस जीत रही है। आपकी, मैं मुझे आदत है आपकी, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो। अभी उसके बाद स्टेट के, अभी मैंने आपको बताया लोकसभा का भी इलेक्शन हो रहा था और स्टेट के लिए भी हो रहा था। तो स्टेट में भी ऑलमोस्ट जो कांग्रेस है उसी की मेजोरिटी चल रही थी, पर त्रवणकोर, कोचिन यानी कि केरला वाला रीजन, मद्रास और उड़ीसा, ये 3 जगहें थी जहां पर स्टेट वाले इलेक्शन में इन्हें ज्यादा मेजोरिटी नहीं मिली, मतलब मेजोरिटी नहीं मिली। पर फिर भी फाइनली कोलिजन वगैरह बना के इन तीनों जगहों पे भी कांग्रेस ही रूल कर रही थी। तो आप देख सकते हो चाहे सेंटर पे चाहे स्टेट पे कांग्रेस ही कांग्रेस थी, इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है
कांग्रेस डोमिनेंस, है ना। उसके बाद जो सेकंड जनरल इलेक्शन हुआ, मतलब 5 साल बीत गए तो 1957 आ गया, और थर्ड इलेक्शन हुआ था और 5 प्लस कर लो तो 1962 आ गया। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही चल रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3/4 सीट मिल रही थी, और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो जितनी सीट इसको मिली है ना, उसमें से 1/10% यानी कि 10% भी किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को नहीं मिले थे। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा डोमिनेंस थी। हमने इस वीडियो में पर्टिकुलरली ये पढ़ लिया कि कांग्रेस क्यों जीत रही थी, और हमने कैसे डेमोक्रेसी को फॉलो किया, और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई फर्स्ट जनरल इलेक्शन कराने में, और उसके बाद हमने पहले 3 जनरल इलेक्शंस के बारे में पढ़ लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।